और मैं हूं आपका होस्ट असद कमाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना स्माला टीवी। तो नाजरीन, मैं इस वक्त अपने गांव में मौजूद हूं और आज हम आपको एक ऐसे नौजवान लड़के से मिलाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाई, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। तो चलिए और आज उस लड़के से हम आपको मिलाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my इस लड़के से मिलाते हैं और इससे पूछते हैं कि वो कैसे पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की, इसने कैसे बॉर्डर क्रॉस किया और इसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद तौकीर। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी। तो आपका ये वर्क जो है अच्छा जा रहा है, कि अच्छा वर्क है कि ये जो नौजवान आजकल के जो नौजवान हैं देखेंगे काफ़ी असर पड़ेगा उन पे। जी जी जैसे कि मैं यहाँ से गया तुर्की, जी। ठीक है, रास्ते में मुश्किलात भी देखी, वो नाज़रीन को मैं डिटेल से बताऊँगा भी, लेकिन देखने वालों को जो है ना सबक हासिल होगा। नहीं, मुझे ये बताना आप पसंद करेंगे कि आपने कैसे, ये आपको कैसे ख्याल आया कि मैं भी पाकिस्तान से ईरान और ईरान से डंकी लगाऊं? ये कैसे आपके जहन में ख्याल है? आपने कैसे, किस तरह, ये कोई आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी या कि यहाँ के आज़ाद कश्मीर में कुछ लड़के जो उन्होंने पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की का सफ़र किया, कुछ कामयाब भी रहे, कैसे ख्याल आया आपको? असल में कमाल साहब, मेरे साथी जो है ना, मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमने जो है ना बाई रोड तुर्की का सफ़र तय करना है।
तो उन्होंने मुझे जब कॉल की तो मैंने भी उनमें हाँ कर दी, ठीक है। तो मेरा पहले तो कोई प्रोग्राम था, अचानक ही मैंने जो है ना हाँ की। तो मसलन उन्होंने एक दिन पहले मुझे बताया कि हमने तुर्की जाना है, तो आपका क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी निकलना है आपके साथ। तो मैंने भी उनको हाँ कर दी और मैं भी इस सफ़र में निकला। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपको एजेंट ने कितने पैसे ऑफर किए और आपको वो बताएं मुझे। असल में कमाल साहब, आपको मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ कि हमने यहाँ से तुर्की कैसे सफ़र तय किया, कितने में किया और कितने पैसे हमने दिए, कहाँ कहाँ दिए, किस किस को दिए। जी जी, ये मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ ताकि देखने वाले नाजरीन को भी पता चले। जी। यहाँ से हमारा जो रेट तय हुआ एजेंट के साथ, वो कोयटा में पहुँच के फिर रेट तय हुआ। ये पकड़ें। हमारा जो रेट है वो 1,50,000 रुपये जो है ना तय हुआ। जब हम कोयटा पहुँचे तो उसके साथ हमारा रेट तय हुआ 1,50,000 रुपये तय हुआ। उसके बाद हम बलूचिस्तान के एरिए में इंटर हुए। जब हम कोयटा पहुँचे तो वहाँ हमें 30 से 40 से 50 लोग इतने में हमें मिले क्या कि हमने भी तुर्की जाना है। जब हम बलूचिस्तान के एरिए में पहुँचे वहाँ जो है ना मैं 700-800 बंदा इकट्ठा हो गया, एक ग्रुप बन गया। बलूचिस्तान का एरिया क्रॉस करके तफ्तान बॉर्डर पे पहुँचे। तफ्तान बॉर्डर से हमने जो है ना इंटर हुए ईरान के अंदर। तो ये सारा सफ़र जो है ना कुछ गाड़ियों में था, जो इलाके या कोई चौकी आती थी या कोई बॉर्डर था, वो हमें पैदल तय करना पड़ता था। उसके बाद जो है ना गाड़ियों में सफ़र तय करना पड़ता था। नाजरीन को बताता चलूँ कि जो गाड़ी थी, कार थी, पहले हमें जो है ना पिक करने के लिए कारें आई। ये कोयटा आपके पास आई या ये तफ्तान बॉर्डर के पास? ये तफ्तान बॉर्डर जो है ना क्रॉस करने के बाद ईरान के अंदर इंटर हो के उसकी बता रहा हूँ मैं। अच्छा। तो पहले तो कोयटा में हम जब इंटर हुए ना, तो हमें कोयटा FC वालों ने पकड़ लिया। एक हफ़्ता हम वहाँ कोयटा में रहे। वहाँ एक हफ़्ता हमने कैद जो है ना रहे FC वालों के पास। वहाँ हमारी ज़मानतें हुई। फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि हमने आगे ही निकलना है, पीछे घर वापस नहीं जाना। अच्छा। तो जब हम आगे निकले बलूचिस्तान के एरिए में, वहाँ हमें पिकअप डाला जो है ना वो आई। उस पिकअप डाले में तकरीबन 32 लोग बैठते थे। एक पिकअप डाले में 32 लोग उन्होंने बिठाए, आगे ले गए तफ्तान एरिया क्रॉस करा के जो है ना जब ईरान के अंदर इंटर हुए तो वो हमने बॉर्डर जो कांटेदार तारें लगी हुई थी, जी जी, वो एजेंट के बंदे उनके पास जो है ना प्लास थे, उन्होंने काटी। फिर हमने ईरान के अंदर इंटर हुए। अच्छा। ईरान के इंटर होने के बाद जो है ना ईरान जो एजेंट था उसके आदमी आगे उन्होंने हमें वसूल किया। वो आगे हमें जो है ना जिधर कहते रहे वहाँ आपको बताता चलूँ कि नहीं, जब वो आप उस डाला पिकअप में बैठे तो ये हमें बताएंगे थोड़ा तफसील से कि उस डाला पिकअप में आपने कितने घंटे सफ़र किया और कितने अफराद सवार थे और उसने आपको कहाँ उतारा? जो मैक्सिमम जो सफ़र होता है ना एजेंट की गाड़ी का, वो तकरीबन 5 से 6 घंटे का होता है। हमने जितनी भी गाड़ियों में सफ़र तय किया है वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इतने घंटे हमने हर गाड़ी में। तो कितने अफराद उसमें सवार थे डाले में और कितने गाड़ियाँ कितनी थी डाले? गाड़ियाँ तो बहुत सारी थी। तकरीबन आपको बताया कि जब हम बलूचिस्तान के एरिया में पहुँचे 700-800 बंदा हो गया। आप हिसाब लगा लें कि एक गाड़ी में 32 लोग बैठते थे। पिकअप डाला है जो। तो जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो आप पर कुछ FC वालों ने कोई फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की हो या फिर ईरान के आर्मी की तरफ से कोई फायरिंग की हो? नहीं, पाकिस्तान, या ऐसे आराम से आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, लेकिन ईरान की तरफ से हवाई फायर हुए जी, ठीक है। वहाँ फिर कुछ बिछड़ गए। हमारे साथ औरतें भी थी, बच्चे भी थे। अच्छा। और बूढ़े भी थे। मसलन हम 700 बंदे में से औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठे ही थे। जब फायरिंग हुई तो कोई औरतों और बच्चों ने चीख पुकार तो की होगी? चीख पुकार, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चीख पुकार की। अच्छा। उसके बाद हम आगे ईरान के आते में जब दाखिल हुए तो वहाँ हमें उन्होंने वसूल किया। अच्छा। फिर वहाँ भी पिकअप डाले थे, सहरा था, रेत था बहुत ज़्यादा, वहाँ भी पिकअप डाले इस्तेमाल कर रहे थे। तो कोई दरख्त वगैरह वहाँ नहीं थे वो उस शराब में? कुछ कमाल साहब, दरख्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आते थे वो भी खजूर के दरख्त थे। गर्मी सख्त थी बहुत ज़्यादा और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि आंखों में रेत ही रेत था। उस वक्त आपको अपना इलाका तो याद आया होगा, अपने जो दोस्त यार थे आपके वो भी याद आए होंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ? जब हमने ईरान उस वक्त तो नहीं, उस वक्त तो यही हमारे जहन में ख्याल था कि तुर्की के साथ बाग जो हमें एजेंटों ने दिखाए हुए थे वही थे। अच्छा। तो जब तुर्की पहुँचे, आप तो को तफसीलन बताता चाहता हूँ कि जब पहुँचा ईरान में, वहाँ एक सिरे से उन्होंने इंटर किया और दूसरे सिरे से हमने जो है ना वो तुर्की के अंदर दाखिल हुए। मसलन ईरान का हर एक शहर हमने क्रॉस किया।
मुख्तलिफ़ जगह पे चौकी भी आती थी पुलिस की, वो हमने पैदल तय करनी होती थी। इधर कैमरे के सामने है। अच्छा, तो उसके बाद नाज़रीन को बताता चलूँ कि तकरीबन हम 20 से 25 दिन ईरान के अंदर रहे। और खाने पीने का आपको मैं बताता चलूँ कि खाने पीने का जो सिस्टम था वो हो सकता है 3 दिन हमें खाना ना मिले, हो सकता है हफ्ता ना मिले, कई जगह हम 2 दिन भूखे रहे, कई जगह हम 5 दिन भूखे रहे। कितने अफराद थे आपके साथ जब आप ईरान के अंदर अपने बॉर्डर क्रॉस किया? ये जो डाले पिकअपों वाला जो काफ़िला आगे रवा हुआ, तो उस वक्त आपके साथ कितने अफराद शरीक थे? जब हम ईरान के अंदर इंटर हुए तो 700-800 बंदा था, उनमें से कुछ पकड़े गए, बाकी हम जो आगे जो ईरान के अंदर इंटर हुए वो तकरीबन जो कामयाब हुए वो 500-700 बंदा था। मसलन 40-50 लोग वो पकड़े गए रास्ते में, ईरान वालों ने पकड़े, क्योंकि उन्होंने भी हिसाब, वैसे तो इनका एजेंटों के साथ मिलाप होता है, लेकिन कुछ पकड़े गए और वो जो उन्होंने भी हिसाब देना होता है ऊपर। तो आपको बताता चलूँ, जिस वक्त हम गए तो उस वक्त मुहर्रम भी था जी, तो हमें टाइम ज़्यादा लगा, तकरीबन 20 से 25 दिन लगे ईरान के अंदर। यानी ईरान का बॉर्डर जब आपने क्रॉस किया तो आपने ईरान से तेहरान तक कितने दिन लगा दिए? आपको यही बता रहा हूँ कि ईरान से और तेहरान ये सफ़र आपका कैसा रहा? आपको डिग्गियों में उन्होंने डाला, क्या क्या मुश्किलात आपको आई? जो पिकअप डाला था उसमें तो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि 32 लोग बैठते थे, जो कारें थी उसमें 18 लोग बिठाते थे, 4-5 डिग्गी में आगे, बाकी जो बचते 13 लोग वो उन्होंने आगे बिठाने होते हैं जी। तो रास्ते में वो आपसे फ़ोन भी छीन लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं, आपके पास जो कुछ होता है वो छीन लेते हैं। अच्छा, उनको जो भी चीज़ पसंद आई ना वो आपसे वो छीन लेते जी। हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि वहाँ उनकी चलती, हमारी को नहीं। हम तकरीबन तादाद में तो हम उनसे ज़्यादा थे, लेकिन हमारा वहाँ जो है ना कोई सुनी सुनाई नहीं थी। ठीक, वहाँ आपकी सुनाई नहीं हो सकती। वो जब इलीगली आप नाजरीन किसी भी मुल्क में दाखिल होंगे तो वहाँ आपकी कोई सुनाई नहीं होगी। बिल्कुल। आप तो जो वहाँ के मकामी लोग थे वो तावान भी मांगते हैं, हमसे तो नहीं मांगा, लेकिन हमारे साथी कहीं रास्ते में अगवा हुए, उनको अगवा करके उन घर से उनसे तावान लिया गया कि आप तावान, इतना तावान दो तो हम आपके बेटा या भाई या जो भी है उसको हम छोड़ेंगे जी। तो बाज़ लोग वहाँ के ये करते हैं कि एक बार तावान लेके फिर दूसरी बार फिर कहते हैं कि फिर दो, फिर छोड़ेंगे, तो हालांकि छोड़ते भी नहीं। जो 3 लाख का सफ़र था वो कहीं को 10 लाख में पड़ जाता है, 11 लाख में पड़ जाता है। अच्छा, मुझे आगे बताएं, जब आप तेहरान पहुँचे तो तेहरान से आप जब खुई जो ईरान का आखिरी शहर है, जी जी, वहाँ तक पहुँचने में आपको कितने दिन लगे? और ये जो सफ़र था तेहरान से खुई के जो बाज़ार है वहाँ तक, आपको कितनी मुश्किलात से आप दो चार हुए? हम ना इधर जब तेहरान पहुँचे तो हमें एक पार्क था, पार्क में बिठाया गया कि यहाँ आप बैठो, हमारे एजेंट के बंदे हैं कि वो यहाँ से आपको पिक करेंगे जी। तो हम तकरीबन 2 घंटे वहाँ बैठे, उसके बाद एजेंट के बंदे आ गए, उन्होंने हमें पिक किया। और तेहरान से जो है ना खुई तक जो रास्ता था वो 24 घंटे का मुकम्मल ड्राइव थी जी। 24 घंटे हमें लगे खुई पहुँचने में। तकरीबन हम निकले थे रात 8 बजे जी। और सुबह जो है ना पहुँचे, एक रास्ता था उसका शहर मुझे याद नहीं रहा उसका नाम था, उधर हमने नाश्ता किया जी। उसके बाद फिर हमें खुई एक जगह स्टे हुई, मसलन तेहरान से खुई तक हमने एक जगह स्टे की, वो भी आधा घंटा। ये मुझे नाज़रीन को ये बताना पसंद करेंगे कि जब आप तेहरान से खुई तक गए तो आप इस रास्ते में कितनी मुश्किलात थी, ये बताएं हमें। तेहरान से खुई तक तो मुश्किलात तो कोई नहीं, बस मुश्किलात यही थी कि जो 24 घंटे हमने ना कुछ खाया ना पिया, मसलन प्यासे थे, एक पानी की बोतल थी, लेकिन एक बोतल थी और 18 बंदे थे कार में, तो एक बोतल 18 बंदे, आप खुद ही हिसाब लगा लें। 24 घंटे हमें अंदाज़ा लगा लें ये बात। ये अपने जितने भी नौजवान जो पाकिस्तान में बैठे ये यूरोप के ख्वाब देख रहे हैं, ये बात इस लड़के की आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि अपने मुल्क में बैठकर आदमी ख्वाब तो देख सकता है लेकिन उसको पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, आगे आप बताएं। फिर हम खुई तकरीबन रुके 4 से 5 दिन। हो सकता है हमें 24 घंटे पैदल सफ़र तय करने के बाद हमें बोलें कि नहीं आज आपने तुर्की के अंदर इंटर नहीं होना, क्योंकि वहाँ की आर्मी भी मिली होती है एजेंटों के साथ, वो हर लम्हा खबर देते हैं कि आज अफसर है या नहीं, आज आपने क्रॉस करना या नहीं करना। तो हो सकता है 8 घंटे हम पैदल सफ़र करके आगे से बोलें कि नहीं, जवाब आए कि नहीं आज आपने सफ़र नहीं, आज आपने बॉर्डर नहीं क्रॉस करना, आपने कल करना है। वो जो 8 घंटे का सफ़र हमने पैदल किया था वो भी फिर 8 घंटे सफ़र करके पीछे आते थे, दूसरे दिन फिर 8 घंटे सफ़र करके फिर आगे जाते थे।
तो खुई में जब जाएँ तो वहाँ पे मुख्तलिफ उसके साथ बॉर्डर लगते हैं। माको की एक पहाड़ी है बहुत मशहूर है जो मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ। जी। वहाँ पे वो जो तुर्की और ईरान की आर्मी है वो सीधे सीधे फायर लगाती है, जो है ना जितने भी पैसेंजर हैं जितने भी। माको पहाड़ी के मतलब हमने ये सुना है कि वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, इसके मतलब बताएं कि ये कितनी बड़ी पहाड़ी है और कितनी ही इस पर मुश्किलात इंसान को पेश आती है। और यहाँ हमने ये भी सुना है नाज़रीन कि यहाँ इंसानी ढांचे भी पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या आपने वहाँ कोई इंसानी लाशें या ढांचे कोई स्केच आपने देखे वहाँ? जी बिल्कुल, मैंने रास्ते में बहुत सारे ढांचे देखे, हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। और जो ख़ास तौर पे जो माको की पहाड़ी है वहाँ पे अगर आपको तुर्की की आर्मी शूट करती है तो वो उठा के आपको ईरान के हाथे में फेंक देगी। अगर ईरान की आर्मी आपको शूट करती है तो वो उठा के आपको तुर्की के हाथे में फेंक देगी, ताकि हम पे कोई केस ना बने। इस तरह होता है वहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी तो हम जब पहुँचे उस पहाड़ी में तो वो रास्ता मुकम्मल तौर पे सील हो चुका था, वहाँ पे बाढ़ लग चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था वह क्रॉस करने। फिर हम खुई जो एक बॉर्डर है वहाँ से हमने जो है ना क्रॉस किया, वो हम इंटर हुए तुर्की के अंदर। अच्छा, ये जब आप तुर्की ये जो आपने पहाड़ी बताई है क्या नाम था, माको पहाड़ी, इससे आप जब इंटर होकर आप एंट्री आप तुर्की में करते हैं तो आगे एक जगह वान आती है। वान जो है ये एक शहर भी है और ये एक झील सी है, समुद्र जैसे कोई समुद्र नुमा झील होती है। पिछले अरसे में यहाँ एक कश्ती भी डूब गई थी और तकरीबन 60 से 70 अफराद उसमें हलाक हो गए थे। इसमें तकरीबन 12 या 15 लड़के हमारे आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो क्या आपने वो वान वाली नहर आपने पार की या आपने बाई रोड आगे इस्तांबुल तक सफ़र किया, ये आप नाज़रीन को ज़रा बताएं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वान में पहुँचा तो हमारी जो पेमेंट थी, पहले हमारी जो बात एजेंट के साथ तय हुई थी, हमने आपको जो पेमेंट करनी है वो इस्तांबुल पहुँच के करनी है। लेकिन जब हम वान में पहुँचे तो सबकी पेमेंट वहाँ हुई। एक हफ़्ता हम वहाँ रुके रहे। एक हफ़्ता पेमेंट करने के बाद हम वान से निकले आगे किस तरफ, इस्तांबुल की तरफ। अच्छा। तो वान और जो आप बता रहे हैं झील, वान वो झील जो है ना, वान और अनकरा एक शहर है उसके दरमियान में है। जी जी। वो समुद्र का पानी है, झील तो नहीं कह सकते, वो समुद्र ही है। जी जी। तो वो समुद्र काट के मिनी समुद्र भी नाज़रीन कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो वो वान और अनकरा के दरमियान में आती है वो जहाँ उनकी तुर्की के अंदर बहुत ही मशहूर जगह है जंदरमा। जंदरमा असल में जो जिस तरह हमारी आर्मी है रेंजर है, इस तरह उनकी बड़ी आर्मी है जंदरमा, वो बहुत मशहूर है। जंदरमा की जो चौकी आती है मेन, वो क्रॉस करना जो है ना सबसे मुश्किल है। तो वो क्रॉस करो तो आपको साथ ही जो है ना वो नदी, वो नहर नज़र आएगी। जी जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ पहुँचे अनकरा पहुँचे तो आपने वहाँ कितने दिन गुजारे? अनकरा तकरीबन मैं 17 दिन रहा। 18वें दिन हमें जो है ना वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि हम अनलीगल थे, हमारे पास कोई पेपर नहीं था, कोई कार्ड नहीं था। उसने हमें अरेस्ट किया, फिर उसने 24 घंटे अपने पास रखा। उसके बाद उसने पीछे जो बॉर्डर था तुर्की का, उसकी आर्मी थी, उसके हवाले उसने किया हमें। अच्छा, जो ये तुर्किश आर्मी थी उसने जो आपके साथ कोई नारवा सलूक किया हो? देखें कमाल साहब के जो तुर्की की पुलिस है ना, पुलिस ने तो हमारे सामने तो ना ही किसी को मारा और ना ही उनको कोई इजाज़त है मारने की, मार पीट की बिल्कुल इजाज़त नहीं। उन्होंने हमें बस अरेस्ट किया और हवाले किसके किया, आर्मी के, तुर्की की। जो तुर्की की आर्मी है वो तो अल्लाह, देखने में और सुनने में बहुत ही फ़र्क है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोगों के नाखून वो निकाल रहे थे, कुछ के मसल्स में सुराख कर रहे थे, कुछ के जो टांगें वो तोड़ रहे थे। मसलन वहाँ बहुत ही बुरा सलूक होता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये इंसान हैं या जानवर हैं या क्या, मसलन इंसान की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो नाज़रीन, इस लड़के की आपने कहानी सुनी, तो ये जितने भी नौजवान हमारे इलाके में, हम आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी हमारे इलाके के नौजवान जो इस वक्त ये ख्वाब देख रहे हैं यूरोप जाने के, प्लीज़ खुदारा ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दें। तो ये हमारा ये पार्ट 1 था जो हमने आज नाज़रीन तक पहुँचाया। तो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा जब ये लड़का वहाँ से तुर्की से वापस डिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ किया गया, तो वो पार्ट हम आपको दिखाएंगे। तो जितने भी व्यूवर मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर अपने, अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं उसमें कोई मिस्टेक आती है तो उससे भी प्लीज़ हमें आगाह कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।